तो आज नया टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है बच्चा। वह है किरचॉफ्स लॉ। क्लियर? किरचॉफ्स लॉ के किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। देखो, किरचॉफ्स लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, किरचॉफ के लॉ से फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो हमारे पास सर्किट कॉम्प्लिकेट होता है, कॉम्प्लिकेट सर्किट के लिए, अगर सर्किट कॉम्प्लिकेट सर्किट क्या होता है, जब किसी सर्किट में कई सारे एलिमेंट्स लगे हों, ठीक है, और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो ये पहचानना कि कौन सा सीरीज़ में है, कौन सा पैरेलल है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करते हैं। पहले किरचॉफ्स लॉ को पढ़ने से पहले हम आज बात करते हैं पहले एक सर्किट की बात करते हैं फिर से, कि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होता है। एक सिंपल सर्किट होता है जो लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उसमें मैं देख के तो लगेगा भाई सीरीज़ में रेजिस्टेंस कौन से हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस कौन से हैं, सीरीज़ में सेल्स कौन से हैं, पैरेलल में सेल्स कौन से हैं, हम लोग ये देख चुके हैं। लेकिन जब ये चीज़ें मुश्किलें आएँ, हमें समझना आए, देखते पहले देखो किरचॉफ्स लॉ को पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या है, हम बात करते हैं ये जंक्शन क्या होता है। सबसे पहले जंक्शन, सर्किट में ये जंक्शन क्या होता है ना। तो जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है किसी सर्किट में जिसमें कई सारी वायर्स या कई सारी कंडक्टर्स मिलती हैं, ठीक है। और ये जो कई सारी वायर या कई सारी कंडक्टर है, इनमें अलग अलग करंट हो सकती है। भाई हमने सीरीज़ में क्या पढ़ा था, सीरीज़ में क्या सेम होती है, सीरीज़ में करंट सेम होती है ना। तो जंक्शन की बात करें तो जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होगा, जैसे देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, इसी के बगल में आता हूँ, ये एक पॉइंट है, ठीक। और या एक बार सर्किट में आता हूँ, ये एक सर्किट है, ये एक सेल है, ठीक, रेजिस्टेंस है, और ये एक सर्किट, ये भी एक सेल है, ठीक। सेल ईएमएफ E1, रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ E2, रेजिस्टेंस R2, या रेजिस्टेंस ये R3 हो गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट को देखो आप लोग, ये जो पॉइंट हो गए ना, इनको हम बोलेंगे जंक्शंस, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कई सारे रास्ते हैं, इस पॉइंट पे कई सारे रास्ते हैं। देखो यहाँ से मान लो इस सेल से करंट आ रही है I1, ठीक, इस सेल से करंट आ रही है I1, इस सेल से करंट आ रही है I2, तो दे विल मीट एट अ पॉइंट I1 एंड I2। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, अलजेब्रिक सम। दो क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज आ रही हैं, एक पॉइंट में मिल रही हैं, दोनों क्या हो जाएगा, एडिशन क्या होगा, I1 प्लस I2। बात क्लियर होती है, ठीक। अब ये सर्किट है, ये भी कॉम्प्लेक्स में ही है, हमें पता ही लग रहा है। देखो यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ पे करंट I2 है, यहाँ पे करंट I3 है, अलग करंट है। हम पता कैसे लगाएं कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, ठीक। अब एक सर्किट देखो, जैसे रेजिस्टेंस है, भाई आप लोगों ने सर्किट बोर्ड देखे हैं, सर्किट बोर्ड्स कहाँ पे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी कहाँ होता है, पीसीबी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। भाई किसी टीवी में जो पीछे बोर्ड देखा होगा, बोर्ड निकलेगा, पुराने टीवी देखते हो आप लोग, तो पीछे बोर्ड निकलता है ग्रीन कलर का, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स लगे होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं, रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर भी छोटा लगा होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स लगे होते हैं। इवन चार्जर भी देखो, चार्जर खोल के देखोगे तो एक हरे कलर का बोर्ड सा निकलेगा, उसमें ही सारे एलिमेंट्स लगे होते हैं, एक तरफ लगे होते हैं और पीछे की तरफ शोल्डरिंग लगी होती है, दाने दाने से लगे होते हैं ना पीछे, है ना, वही प्रिंटेड सर्किट होता है। और वो जो सर्किट होता है उसमें भाई बिना सर्किट के तो करंट नहीं फ्लो होने वाली।
वायर किसी दो एंड्स पर लगी होती है। अब करंट फ्लो होती है तो उस सर्किट में जो फ्लो होती है वो सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है। हमें हर एक एलिमेंट, हमें हर एक पाथ में अलग अलग करंट भेजनी होती है। ठीक, तो जैसे अभी हमने तो क्या करना है, हमने तो सिर्फ सेल लगाने हैं और रेजिस्टेंस लगाने हैं। लेकिन जो सर्किट्स हम लोग देखते हैं स्पेशली, तो उसमें तो सेल और रेजिस्टेंस के अलावा वहाँ तो और भी एलिमेंट्स लगे होते हैं। जैसे रेजिस्टेंस हो गया, ठीक, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, और डायोड हो गए, डायोड्स हो गए, जंक्शन डायोड जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड्स हो गए, मॉसफेट हो गया, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से बोलते हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, जिसे बोलते हैं अब चिप लगी हुई हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, वो बहुत सारे रास्ते में लगे होते हैं करंट के, जिनमें अलग अलग रास्ते में अलग अलग करंट होती है। तो यहाँ पर ये एक रास्ता है, ये ऐसे गया हुआ है, ये भी एक रास्ता है, यहाँ पे भी एक सेल लगा हुआ है, ये किसी रास्ते से करंट आ रही है, ठीक है। इसमें मैंने बोला करंट I1 है, रेजिस्टेंस R1 है, EMF E1 है, यहाँ रेजिस्टेंस R2 है, EMF E2 है, यहाँ करंट I2 है, यहाँ से करंट I3 आ रही है। देखो कंडीशन, देखो ये अलग है। अब इस सर्किट में हम लोग परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सर्किट कहाँ पे सीरीज है, कहाँ पे पैरेलल है, हमारे लिए बड़ी ही मुश्किल है। क्यों बेटा? देखो यहाँ पे करंट, देखो यहाँ पे I3 करंट, यहाँ पे I4 करंट, यहाँ पे I5 करंट, यहाँ से R जा रही है I6 करंट, कितनी सारी करंट। बोलो देखो, ये आगे भी है, आगे भी लगी पड़ी है, तो पूरा जाल है सर्किट का। इसे सॉल्व करना है। मैंने बोला I1 बताओ, है? कैसे पता लगाओ कौन सीरीज कौन से पहले, नहीं मालूम चल रहा है, पता लगा ही बात ये। तो अब इन्हें सॉल्व करना है हमें, तो हम किसकी हेल्प लेंगे? किरचॉफ लॉ। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सर्किट, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो किरचॉफ्स लॉ we can apply, या we uses this law to solve complex सर्किट्स। ये होते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसमें बहुत सारे करंट होती हैं, बहुत सारे एलिमेंट लगे होते हैं, in which we are not able to find easily the resistance which are, what resistance, how many resistance are in series or in parallel. Second, यहाँ पे जंक्शन देख के बताओ, यहाँ पे कितने जंक्शन है? 2 जंक्शन। ये भी जंक्शन है क्या? ये तो एक रास्ता है, ये भी जंक्शन नहीं है। तो इस वाले सर्किट में 2 जंक्शन है। इसमें बताओ 1 2 3 4 जंक्शन है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो एक जंक्शन की तरफ ऐसा हो सकता है, कई सारी करंट आ रही हैं, तो एक बात तय है, उस जंक्शन से कोई ना कोई एक करंट या 2 करंट जाने वाली भी होंगी। एक जंक्शन पे अगर करंट आने वाली है तो उससे जाने वाली भी करंट होगी, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? चार्ज कहाँ रुकेगा, कहाँ चार्ज डिस्ट्रॉय तो हम कर नहीं सकते, क्रिएट तो हम कर नहीं सकते। एक बार जो चार्ज भेज दिया है तो ख़त्म नहीं होगा। तो भाई जंक्शन पर करंट आने वाली है तो कोई ना कोई करंट वहाँ से जाने वाली भी होगी, ये तय है। क्लियर हो गया? जंक्शन के बारे में हो गया, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर्स आपस में मिले होते हैं और उन कंडक्टर्स में डिफरेंट करंट हो सकती हैं और उनमें कुछ करंट आने वाली होंगी और कुछ करंट जाने वाली होंगी। जंक्शन वो पॉइंट होता है। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को जंक्शन के बारे में? ठीक है, चलो
अब हम बात करते हैं लूप की। व्हाट इज लूप? तो लूप इज अ क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट। लूप इज ए क्लोज्ड पाथ। इट इज ए क्लोज्ड पाथ। इन ए सर्किट। एक सर्किट का ये क्लोज पाथ है, ठीक है। दूसरा, किसी सर्किट में अगर मैं बात करूँ, एक सर्किट में आपको शो करूँ, तो किसी सर्किट में एक लूप भी हो सकता है, दो लूप भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा लूप भी हो सकते हैं, है ना। अच्छा, कोई लूप अगर हम बात करें तो पहली बात तो मैंने बोली कि लूप के लिए पाथ कैसा होता है? क्लोज। दूसरा, एक लूप में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। एक लूप में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर मैं एक लूप को लेना चाहूँ, तो क्लोज पाथ को लेना चाहूँ तो कौन सा होगा? जैसे इसको देखो, तो ए बी J2 J1 A, ये क्लोज पाथ है सर्किट का, है ना। और ये बंद भी है, क्लोज भी है, ठीक है। इस लूप में बहुत सारे एलिमेंट्स भी हैं। कितने एलिमेंट लगे हैं इस लूप में? 1, 2 and 3। सेल इज ऑल्सो एन एलिमेंट, दैट इज द सोर्स ऑफ करंट। और बाकी क्या है? रेजिस्टेंस। तो एक लूप में कई सारे एलिमेंट्स भी लगे हो सकते हैं। एक लूप में कई सारी करंट्स भी हो सकती हैं। बात याद है नहीं है? तो लूप क्या होगा? एक क्लोज पाथ होगा। उस क्लोज पाथ में बहुत सारे एलिमेंट्स लगे होंगे और कई सारी करंट भी उसमें हो सकती हैं लूप में। और लूप बताओ इसमें, और लूप कौन सा होगा? CD, तो J1 J2 CD J2 J1, ठीक है। और लूप बताओ, A B C D A। बंद करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, एक लूप लेके दिखाओ, तो एक लूप है A B J2 J1 A। दूसरा, एक बात और है, लूप एक क्लोज पाथ होता है। तो क्लोज पाथ मतलब कि आप चलोगे या तो क्लॉकवाइज चलोगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। लेकिन अगर तुमने एक बार डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, चलना स्टार्ट कर दिया, तो रास्ते में लौट के वापस नहीं आना है। मतलब आप क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट हो गए तो वापस एंटी क्लॉकवाइज के लिए नहीं आओगे। जब तक पाथ क्लोज ना हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। जैसे A से चला B की तरफ, तो वापस कहाँ आना है? A। ये लूप हो गया। C से चला वैसे, ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आता है? ठीक है। लूप कुछ पता लगा नहीं लगा? मालूम चल गया लूप के बारे में, ठीक है। लेकिन जब चलना स्टार्ट कर दिया, ए से चलना स्टार्ट कर दिया इस तरफ, तो ऐसा नहीं है फिर वापस आ गए। लूप लेना है तो चलना है पूरा, और कब तक चलना है? जब तक वापस ए पे ना आ जाओ। क्लियर हो गया? कहीं और नहीं भटकना, ऐसे ऐसे करके इधर चले जाओ। ऐसा नहीं होता लूप, इस तरह से चले जाओ वापस नहीं। तो जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से लौट के वापस नहीं आना है। क्लियर हो गया? एक बार जो रास्ता फॉलो कर लिया लूप में, वो रास्ता दोबारा फॉलो नहीं होगा। वही क्या होता है? लूप होता है। इस तरीके से हमें लूप लेना होता है। पता लग गया? ठीक है। तो लूप का कंसेप्ट क्लियर हो गया, जंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। दिस इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर two or more conductors are connected, है ना। where two or more conductors are connected। यहाँ पे लिख देना आप, are connected। क्लियर हो गया? तो जंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखो बच्चे मेरे, इनके बारे में तुम्हें जानना ज़रूरी है। ये थोड़ी ना कि तुमसे इसका डेफिनेशन पूछे, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। किरचॉफ लॉ हमें यूज़ करना है तो वी मस्ट नो द कंसेप्ट ऑफ जंक्शन एंड द लूप।
लास्ट इज ब्रांच। ब्रांच आसान है, ब्रांच एक रास्ता है जो दो जंक्शंस को आपस में जोड़ता है। इट इज अ पाथ, इट इज ए पाथ विच कनेक्ट्स connects two junctions। जो दो जंक्शंस को आपस में जोड़ता है, जैसे ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, इनको जोड़ने वाली ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच। तो J1 से J2 को जोड़ने वाली कितनी ब्रांचेज हैं? 3 ब्रांचेस। क्लियर हो गया? ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है, ऐसा नहीं होता। जहां पर जंक्शन आ गया, एक जंक्शन के बाद जब तक दूसरा जंक्शन नहीं आएगा तब तक ब्रांच कंप्लीट नहीं होगी। बात क्लियर हो गई? दूसरी बात, एक जंक्शन पे सिर्फ एक ही करंट सर्वाइव कर सकती है, एक जंक्शन पे एक ही करंट रहेगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जंक्शन के स्टार्टिंग पे वही करंट रहेगी, जंक्शन के एंड पे वही करंट रहेगी, पूरे एलिमेंट में वही करंट रहेगी। तो इन ए ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं, इन ए ब्रांच, एक ब्रांच की बात करूँ तो वन करंट, ओनली वन करंट, या एक करंट वहाँ पे क्या आती है बेटा? ओनली वन करंट या सिंगल करंट, ओनली सिंगल करंट एग्जिस्ट हो सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे देखो, ये देखो, यहां पे कौन सी करंट फ्लो हो रही है? I1। तो यहां भी क्या फ्लो होगी? I1, और यहां से आएगी भी क्या? I1। देखो ये करंट जा रही है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, ये पूरे में I1 प्लस I2 दिखता है। अब यह I1 चली जाएगी ऊपर और I2 चली जाएगी बीच। तो एक ब्रांच में एक ही करंट रहेगी। यहां देखो, इस वाले में I1, इस वाले में I1 प्लस I2, और इस वाले में I2। यहां देखो I1 है तो यहां भी I1, यहां भी I1, यहां भी I1, यहां तक तो I1 है, उसके बाद नहीं रहेगी। पता लग गया? ठीक है। तो एक ब्रांच पे एक ही करंट रहेगी, दो करंट एक ब्रांच पे पॉसिबल नहीं है। पता लग गया? क्यों? लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्लियर हो गया? तो अब ये बातें क्लियर हो गई। तुम्हें जंक्शन के बारे में पता लग गया, तुम्हें लूप के बारे में पता लग गया, तुम्हें ब्रांच के बारे में पता लग गया। तो अब बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ लॉ ने दो लॉज दिए अपने। किरचॉफ ने अपने 2 लॉज दिए, एक तो करंट के लिए और एक वोल्टेज के लिए। सर्किट के पे क्या होता है? करंट और वोल्टेज। तो ये 2 लॉ है, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ, जिसे बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL, 2 लॉ है। ठीक है। तो अब हम 2 लॉज को लिखते हैं, है ना। तो इसको आप बनाओ, फिर हम किरचॉफ के लॉज लिखते हैं। होल्ड कर देना बस। तो भाई किरचॉफ लॉ के देखो, किरचॉफ ने 2 लॉज दिए थे कि सर्किट को सॉल्व करने के लिए 2 लॉज दिए हैं। तो किरचॉफ गेव 2 लॉज। लॉ नंबर 1, किरचॉफ लॉ नंबर 1, जिसको हम क्या बोलेंगे? किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम KCL भी बोलते हैं, KCL, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं, जंक्शन लॉ। क्या बोलते हैं हम? जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स ये जंक्शन लॉ हो गया। ठीक है, इन नाम से आया लॉ नंबर 1।
अब किरचॉफ के फर्स्ट लॉ ने क्या बोला? क्या किरचॉफ फर्स्ट लॉ, क्योंकि हम जानते हैं फिजिक्स में एक लॉ दूसरे लॉ के बेसिस पे काम करता है। कई बार कई सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एक लॉ दूसरे लॉ के बेसिस पे काम करता है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ काम करता है ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। किरचॉफ्स लॉ, कई बार क्वेश्चन पूछाता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस लॉ पे काम करता है? तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो द जंक्शन लॉ, इट वर्क्स on law of conservation of charges। ये मेन चीज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इट वर्क्स ऑन द बेसिस, कौन सा लॉ? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कौन से लॉ पे काम करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्लियर हो गया? क्या बोलता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, क्या बोलता है? तो देखो ध्यान से, ये मान लो एक जंक्शन है, इस जंक्शन से कई सारी करंट आने वाली है। ये रेजिस्टेंस R1 है, इससे करंट आ रही है I1। ये रास्ता है, इससे करंट आ रही है I2। ये रास्ता है, मैंने क्या बोला था, किसी जंक्शन से ऐसा कभी नहीं हो सकता कि करंट आने वाली है, कुछ करंट जाने वाली भी होगी, ये बात पक्की है। तो ये करंट है I3, ये करंट है I4 और ये करंट है, एक मैं ले लेता हूँ I5। ये भी चलो आने वाली करंट है। तो ये क्या है? जंक्शन। ये क्या है? जंक्शन। समझ में आता है? अब किरचॉफ ने क्या बोला कि जितनी या द सम ऑफ ऑल द करंट्स, जितनी भी करंट आ रही हैं जंक्शन या जंक्शन से जितनी करंट अप्रोच कर रही हैं, अप्रोच मतलब क्या है? आने वाली भी जाने वाली भी, सारी करंट का सम कितना होता है? 0 होता है। द सम ऑफ ऑल द करंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन, या जो करंट में जंक्शन में आने वाली करंट है और वहां से जाने वाली करंट है, सारे करंट्स का सम कितना होता है? 0 होता है। तो कैसे दिखाते हैं? समेशन ऑफ सम ऑफ ऑल द करंट्स कितना होगा? 0। कितनी करंट है? अब ये भी तो देखो भाई, सम कैसे 0 हो सकता है? तो डेफिनेटली हाँ, कोई बात नहीं, जितनी आ रही है उतनी चली आ रही है, कुछ बच ही नहीं रहा है। चार्ज को तो कहीं रोक ही नहीं सकते, कहीं जगह है रुकने की? नहीं है, चार्ज तो रुक ही नहीं सकता कहीं पर। तो जितना आएगा सब बह जाएगा। इस बात पे इस चीज़ पर दिमाग लगाया उन्होंने। तो उन्हें बोला क्या? आने वाली करंट को मान लो प्लस की, तो जाने वाली करंट को मान लो माइनस की। तो भाई आने वाली करंट कौन सी? I1 प्लस I2 प्लस I5 माइनस I3, ये इसको I4 ले लो, क्या I4 माइनस I4 इज इक्वल्स टू 0। क्यों बेटा? सबको समझ आता है? आने वाली करंट को हमने प्लस मान लिया, या आने वाली करंट को तुम माइनस ले लो। तो दीज करंट्स आर इनकमिंग करंट, या ये दीज करंट्स आर अप्रोचिंग टू अ जंक्शन, तो जंक्शन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। दीज करंट्स लीविंग फ्रॉम जंक्शन, ये जंक्शन को लीव कर रही हैं। इन सबका सम बराबर कितना होगा? 0। या मैं बोलूँ I1 प्लस I2 प्लस I5 बराबर I3 प्लस I4, I3 प्लस I4। तो अब इससे भी डेफिनेशन बन सकती है। क्या बन सकती है? द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ लीविंग करंट। ठीक है? तो इनकमिंग करंट, आने वाली करंट का सम बराबर होता है जाने वाली करंट के सम के बराबर। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। बात क्लियर हो गई? तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बोलता है द सम ऑफ इनकमिंग करंट
towards the junction, towards the junction is equal to the sum of currents leaving from junction. बात क्लियर हो गई है ना? तो आने वाली करंट का सम बराबर होता है जाने वाली करंट के सम के बराबर। बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है? इस चीज़ को भूलना नहीं है। तो ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे काम करता है। जंक्शन लॉ भी है ये। जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। क्लियर? क्या करेंगे इस लॉ के बेसिस पर? तो आंसर है इस लॉ के हेल्प से हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सर्किट में। कैसे करेंगे देखो ध्यान से एक बार। जैसे मैंने अभी एक सर्किट बनाया था आपके सामने, एक सेल लगा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये भी एक सेल लगा हुआ है यहाँ पे दूसरा। ठीक है बेटा? अब बाकी छोड़ो, ये E1 है, ये E2 है। E1 ने, अच्छा एक बात और है, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ जो बहुत ध्यान से याद रखना। हमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है सर्किट में। हमें मैक्सिमम करंट नहीं दे रखी होगी, ज़्यादातर हमें करंट नहीं मिली होगी। हमें क्या मिला होगा? वोल्टेज मिली होगी, कितने वोल्ट के सेल हैं या कितने ओम के रेजिस्टेंस हैं। अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो पहले स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें? जितनी ब्रांचेस हैं करंट लेनी पड़ेगी ब्रांचेस में। जितनी ब्रांचेस है हर ब्रांच में करंट लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है? लेकिन जो करंट हम मानेंगे वो तो अननोन क्वांटिटीज़ है। अब जितनी अननोन क्वांटिटीज़, अब आपको अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यू निकालनी है अगर, तो मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि जितनी अननोन क्वांटिटीज़ उतनी इक्वेशंस, उतनी इक्वेशंस। जब तुम्हें 3 अननोन क्वांटिटीज़ 3 इक्वेशन। तो अननोन क्वांटिटीज़ को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू मेक इक्वेशंस। अब आप बताओ इक्वेशंस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए या कम से होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। कम से कम होनी चाहिए, यानी अननोन क्वांटिटीज़ कम से कम लेनी है आपको। यह आपके फ़ायदे के लिए है। ज़्यादा हो जाएंगी तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो जब मजबूरी होगी तो मानना पड़ेगा करंट। तो जैसे आप करंट कहाँ से स्टार्ट करोगे? तो आप करंट स्टार्ट करोगे, सेल को देखो, पहले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को देखो आप ध्यान से। पहले उस सेल पे जाओ जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल का सेल है। जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल का सेल है, माना कि यहाँ पे 2 सेल तो हैं ही है, E1 बड़ा है E2 से। माना E1 बड़ा है E2 से, तो E1 बड़ा है तो पहले सेल से करंट निकालो बाहर। तो कितनी करंट फ्लो निकल गया यहाँ से? I1 मान लिया। क्लियर हो गया? तो इस पूरी ब्रांच में कितनी करंट फ्लो होगी? I1। मैंने आपको पहली कंडीशन बता दी, एक ब्रांच में एक ही करंट रहेगी। ठीक है बेटा? ये अब I1 आ रही है, ये I1 आ रही है। आ गया जंक्शन। जंक्शन आना मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होना। जंक्शन आना मतलब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करना। कैसे अप्लाई करना? अब हमें पता है यहाँ पे तो आ रही है करंट, बाकी में करंट नहीं दिख रही है। तो डेफिनेटली एक जंक्शन 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते मतलब 3 करंट, यानी 3 इक्वेशंस। हम एक काम कर सकते हैं। हम क्या काम कर सकते हैं कि हम करंट को कम मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं? किरचॉफ को फर्स्ट लॉ लगा के। जैसे इस जंक्शन पे आए तो अब हमें एक करंट माननी ही पड़ेगी। अगर 2 ब्रांचेस हैं तो 2 ब्रांचेस के लिए हमें एक करंट तो माननी ही पड़ेगी। हम चाहते हैं करंट कम से कम मानना, इक्वेशंस कम से कम बनाना। अब इक्वेशंस बनेगी आगे। तो करंट को कम से कम मानने के लिए क्या करें हम? ये करंट I1 आ रही है तो अब एक करंट और लेनी पड़ेगी। तो दूसरी करंट आप लेना पसंद करोगे दूसरे सेल से। ऐसे नहीं यहाँ से इस ब्रांच से मान लो, आप हमेशा जिस ब्रांच पे सेल लगा है पहले उससे करंट मानोगे।
अगर मान लो सेल नहीं लगा है तो फिर मजबूरी है। लेकिन जंक्शन पे आने के बाद अगर 2 रास्ते आ जाते हैं तो आपको एक रास्ते में एक करंट तो माननी ही पड़ेगी। जैसे यहाँ पे एक करंट और मान लेता हूँ, I2 मान लेता हूँ। I2 अब भाई प्लस है तो प्लस से हमेशा करंट निकाला करो बाहर, प्लस से हमेशा करंट को बाहर निकाला करो। प्लस से करंट बाहर निकलती है हमेशा। क्या ऐसा ज़रूरी है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। बात समझ आती नहीं आती? ठीक है, अच्छा। अब तो मैंने क्या किया, सेल नंबर 2 से मैंने करंट को फ्लो कर दिया। अब ये I2 आ रही है, पूरे में I2 रहेगी। अब ये यहाँ पे जंक्शन पे 2 करंट आ रहे हैं। जंक्शन लॉ क्या बोलता है? आने वाली करंट बराबर सम ऑफ जाने वाली करंट की। तो बताओ यहाँ पे कितनी करंट हो गई? क्या I3 ले लूँ? नहीं, I1 प्लस I2 हो जाएगी। I1 I2 और यहाँ पे क्या हो गई? दोनों का करंट का सम लगा दिया जंक्शन लॉ हमने, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा दिया। अब क्या फ़ायदा मिला कि तीसरी करंट नहीं माननी पड़ी आपको। अब 2 ही करंट है, I1 एंड I2। तो कोशिश करो कम से कम करंट मानो। एक ब्रांच में करंट मानो तो दूसरी ब्रांच में किरचॉफ का लॉ लगा दो। यहाँ पर कि I1 है, ये I2 है, तो ये I1 प्लस I2। अगर I2 ये जा रही होती, मान लो ये I2 जा रही होती, तो ये I1 में से I2 निकल गया। I1 में से I2 निकल गया तो क्या होता? I1 माइनस I2। पता लग गया बेटा? तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाना आ गया। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है सर्किट में क्लियर हो गया। तुम बोलोगे सर क्या ऐसा हम कर सकते हैं? करंट जाने वाली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। अगर I2 जाने वाली लग दिया तो फिर ये भी ध्यान रखना माइनस होगा। इसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। क्यों वंश, कुछ पता लग रहा है या ऐसी हाँ कर रहा है? ऐसी कर रहा है ना, ऐसी हाँ कर रहा है। देखो ये आ रही है, इसमें से I2 निकल गई तो क्या बची? I1 में से I2 बची। भाई I1 में से I2 निकल गई तो क्या बची? I1 में से I2 बची है। लगा लो हिसाब भाई। इसको देखो जरा, यहाँ पे लगाओ, किरचॉफ लॉ लगाओ। ये दोनों करंट कैसी हैं? ये दोनों करंट कैसी है बेटा? जाने वाली है, तो इनका सम करो। क्या देखो, जाने वाली करंट का सम बराबर आने वाली करंट के है। क्या जाने वाली करंट का सम बराबर आने वाली करंट के है? सही डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करना है। क्लियर हो गया? तो लास्ट में ध्यान रखना ही बात कि आपका किरचॉफ लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए। जाने वाली करंट आने वाली करंट के बराबर होनी चाहिए। तो ये समझ में आ गया, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। अगर किरचॉफ के लॉ समझ नहीं आते तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा आपसे। ठीक है बेटा, चलो अब आप बात करते हैं वोल्टेज लॉ की। ठीक है, नाउ कम फॉर किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। This is law number 2. किरचॉफ वोल्टेज लॉ और KVL बोल सकते हैं, और इसको हम लूप लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लूप लॉ भी कहलाता है। तो बात समझ में आ गई हम करने वाले क्या है ना। तो सबसे पहले एक लूप में करंट बहती है। करंट का सोर्स होता है, सेल्स होते हैं। ठीक, करंट मिलती है मतलब EMF है वहाँ पर, और वहाँ पर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या करते हैं? पोटेंशियल को ड्रॉप करते हैं। ठीक, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। वोल्टेज मीन्स क्या होती है? वोल्टेज मीन्स होती है एनर्जी।
एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो डेफिनेटली जब किरचॉफ फर्स्ट लॉ काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। सो इट वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कौन काम करता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्लियर हो गया? बिल्कुल वैसा ही है। उसने क्या बोला? द सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0। द सम ऑफ द करंट्स टुवर्ड्स जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वोल्टेज लॉ ने बोला है द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस थ्रू आउट अ लूप इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 हुआ है तो पक्का कुछ प्लस में होंगे तो कुछ माइनस में होंगे। तो यहाँ देखो ज़रा कैसे वोल्टेज लॉ काम करता है। जैसे अभी एक सर्किट बनाया था मैंने आपके लिए, ये एक रेजिस्टेंस है, ये सेल लगा हुआ है और ये भी रेजिस्टेंस है, ये एक सेल लगा हुआ है। R, E1, E2, R1, R2, R3। पहले लूप लॉ लेना है। लूप लॉ में है बात करना है। सबसे पहले क्या लेंगे? लूप लेंगे। अगर हमें लूप लॉ अप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा? एक लूप लेना पड़ेगा हमें। लूप लॉ कब अप्लाई होता है? जब किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई कर लेते हैं तब हम लूप लॉ अप्लाई करते हैं। लूप हम लेते कैसे हैं? तो हमें लूप लेने के लिए ABCDEF, लूप लेने के लिए पहले हमें किसी एक पॉइंट से मानना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट ले रहे हैं? कौन सा लूप ले रहे हैं हम? ये लूप ले रहे हैं, ठीक है? तो ये लूप ले लो। क्या है? ABCD मैंने ऐसे लिया तो ADCB, ए जरूर बोलना है, लास्ट में बंद करना है तभी लूप बंद होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपको कैसे अप्लाई करना है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वोल्टेज या किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे अप्लाई करना है? तो पहले आप देखो कितने एलिमेंट्स लगे हैं इस लूप में। कितने एलिमेंट्स लगे हैं? 3 एलिमेंट्स। कितने हैं? 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 ही क्या होंगे? पोटेंशियल्स। 3 ही क्या होंगे? पोटेंशियल्स। रेजिस्टेंस तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। रेजिस्टेंस क्या करेगा? पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो पोटेंशियल देने का काम कौन करेगा? सेल देगा। बात क्लियर होगी? ठीक है। तो ये एक लूप है जिसमें 2 पोटेंशियल ड्रॉप हैं और एक सेल है, एक EMF है। देखो 2 पोटेंशियल ड्रॉप है और एक EMF है। इन सब का सम बराबर किसके है? 0 के। इन सब का सम बराबर है 0 के। तो कैसे करना है? उसने बोला है किरचॉफ ने समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स विल बी इक्वल्स टू 0। कितने पोटेंशियल्स हैं? 3 पोटेंशियल्स हैं। 3 पोटेंशियल्स हैं। आर के अक्रॉस में पोटेंशियल क्या होता है? आर के अक्रॉस में पोटेंशियल होता है V बराबर I। EMF तो अपने आप में पोटेंशियल ही है, ठीक है। तो अब समीशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल बराबर 0 हमें कैसे करना है? कैसे करना है? अब ज़रा इसको ध्यान से सुनो, कैसे करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको सुनने के, इसको ध्यान से समझने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। पहले तो किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई कर देना है। I1 यहाँ से आ रही है, I2 यहाँ क्या होगी? I1 प्लस I2। तो पहले किरचॉफ लॉ अप्लाई करने के लिए, वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए एक काम करो, कोई कोना पकड़ लो, ए पे आ जाओ।
कोई सा जरूरी थोड़ी ए पे आना, सी पे आ जाओ, बी पे आ जाओ, डी पे आ जाओ, आपकी मर्जी। कौन सा लूप है? ये लूप है। लूप भी जरूर लिख देना, किस लूप के लिए आप काम कर रहे हैं। तो अप्लाई करने से पहले एक कोना ढूंढ लो, किस कोने से आपको चलना है। ए से चलना है तो चल दो ए से, ठीक है, चलो ए से, चलो ए से, ए से चले डी, ए से चले डी। जैसे ही सामने कोई एलिमेंट आ गया तुरंत रुक जाओ, तुरंत स्टॉप हो जाओ। कौन आया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के क्रॉस में क्या मिलेगा आपको? पोटेंशियल मिलेगा। कैसे निकलेगा पोटेंशियल? V बराबर आएगा, ठीक है। अब आप देखो, आप चल रहे हो D से C की तरफ, बच्चों मेरे, आप चल रहे हो D से C की तरफ। मैंने ये ब्रांच अलग कर ली थोड़ी सी। इसमें करंट चल रही है I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस है R3। चल भी रहे हो आप कहाँ से? D से C की तरफ, ठीक है। आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों कैसी है? सेम। अगर होती है ऐसा, तुम्हारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, तुम्हारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम होती है तो यहाँ पोटेंशियल आप क्या लोगे? पॉजिटिव का लोगे। क्या लोगे? पॉजिटिव का लोगे। हो सकता है आपकी बुक में उल्टा हो, लेकिन जैसा बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखो। करंट अगर D से C चल रही है और आप भी D से C चल रहे हो तो R के अक्रॉस में जो पोटेंशियल लोगे वो पॉजिटिव का लोगे। तो V बराबर होगा यहाँ पर प्लस का I1 प्लस I2 इंटू R3। बात समझ में आ गई? माना कि आप चल रहे हो इस R3 में, आप चल रहे हो C से D की तरफ। माना करंट चल रही है D से C की तरफ और तुम चल रहे हो C से D की तरफ। माना, यानी आपने लूप क्या लिया? A B C D A। यहाँ पे A D C B A की जगह आपने क्या कर दिया? A B C D A। तो आप चल कैसे रहो? ऐसे। तब पोटेंशियल क्या होगा? शाबाश, वेरी गुड। तो V बराबर होगा माइनस का I1 प्लस I2, ब्रैकेट लगा देना जितनी करंट है, इंटू R3। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का समझ में आया नहीं आया? कब लेना है? तो तुम चल रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हें शुरू में ही बोल दिया था, चलते समय आपका इस बात का ध्यान रखना है कि उल्टा नहीं आना है, और उल्टा आया तो यहाँ नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलोगे तो चलते रहो और देखो रेजिस्टेंस पहुंच गया। अब देखो उस रेजिस्टेंस में करंट किस तरफ जा रही है। सामने से आ रही है तो माइनस, तुम्हारे साथ चल रही है तो प्लस। प्लस, क्लियर? अच्छा, अब आप चले आगे, ले लिया इसका पोटेंशियल, अब चले आगे। सेल सामने आ गया, सेल सामने आ गया। अब इसको भी प्लस माइनस में करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मेरा बहुत आसान तरीका है। आप चल रहे हो, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, चलो बी मान लो, ये बी पॉइंट है, और इसको चलो मान लो कुछ भी, अब ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ, सी मान लो, चलो डी मान लो, या ई मान लो, चलो कुछ भी मान लो, ठीक है। E1 है, ये माइनस, ये प्लस है। आप चल रहे हो बी से ई की तरफ, तो पहला सेल का कौन सा प्लेट आपके सामने आया? नेगेटिव का। तो आप जो पोटेंशियल लोगे वो माइनस का E1 लोगे। क्या लोगे? माइनस का E1। हो सकता है आपके बुक में इसका उल्टा हो, वो कहेंगे कि भैया आप चल रहे हो EMF के डायरेक्शन पे तो आप प्लस लो, तो फिर उसका माइनस लोगे। लेकिन ये आसान तरीका है हमारा वाला। करंट उल्टी मिली माइनस, करंट साथ में चली प्लस। बैटरी का कौन सा टर्मिनल पड़ा आपके सामने? नेगेटिव का, तो नेगेटिव का EMF ले लोगे। क्लियर हुआ? लेकिन अगर आप चले यहाँ E से लेके B की तरफ चले, आप चल रहे हो इस तरफ, तो सामने कौन सी प्लेट बनी आपके सामने? कौन सी प्लेट आई? शाबाश, पॉजिटिव E1। आसान है, कर सकते हो, ठीक है। इन 2-3 नियम को याद कर लो।
मैं कह रहा हूँ तुम्हारे लिए किरचॉफ्स का अगर न्यूमेरिकल टफ से टफ न्यूमेरिकल एकदम आसान नहीं हुआ तो बेकार है। देख लेना, तुम्हारे सामने मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ये, ठीक है। इस वीडियो में तो नहीं हो सकता, बड़ा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। तो अब ज़रा देखो, मैं लूप लॉ अप्लाई करके दिखाता हूँ तुम्हें कैसे लूप लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं रफ करता हूँ। एक बात ध्यान रखना, जितने एक लूप में जितने एलिमेंट्स उतना पोटेंशियल, क्लियर। तो मैंने लूप लिया ABCDA, तो कितने एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स। तो लूप इसका क्या कहना है, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स विल बी इज इक्वल्स टू 0। चले आप कहाँ से ADCBA चल रहे हो, A से चलो D से चलो C की तरफ, तो V1 मान लो उसे, वहाँ पोटेंशियल V1 है, तो यहाँ चला पोटेंशियल V1, तो बताओ V1 के लिए क्या रखूँ, प्लस का I1 प्लस I2 इंटू R3। अब आगे चलो, अब अगला पोटेंशियल कौन बढ़ा, सेल बचा, सेल पहुँचा, सेल है आपके सामने, क्या रखोगे, माइनस का E1। अब आगे चलो, प्लस का I1 इंटू बराबर 0। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। क्या बच्चे मेरे, ज़रा लूप नंबर 2 लेके दिखाओ आप मुझे, लूप नंबर 2, लूप 2 क्या ऐसा ही ले रहे हो आप लोग लूप 1 में, फ्रॉम लूप 2। लूप 2 देखो, बताओ कैसे कर, लूप 2 कैसे लोगे, DFECDF लिख दिया। चलो कहाँ से स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट, F से स्टार्ट करो, ठीक है, F से स्टार्ट कर लो। चलो भाई F से चले E की तरफ, ठीक है। सामने क्या है, पहला रेजिस्टेंस आ गया, देखो करंट देखो कहाँ जा रही है, तभी पहले वो एक ब्रांच में एक ही करंट होती है, पहली बार बता दी मैंने। चलो भाई क्या लिखूँ, माइनस का कितने पोटेंशियल्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट 3 पोटेंशियल, 3 एलिमेंट 3 पोटेंशियल। तो देखो क्या लिखो, माइनस का I2 R2, चल रहे हो उस तरफ, करंट आ रही है इस तरफ। आगे फिर क्या पड़ा आपके सामने, प्लस का E2, शाबाश, प्लस का E2। फिर चलो ऊपर, माइनस का, शाबाश, माइनस का I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशन बन गई, 2 ही करंट है I1 I2, तो इक्वेशन बन गई। सॉल्व करके हम I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें EMF और रेजिस्टेंस मिला हो। 3 लूप है भाई, लूप तो उतने लोग हैं ना जितनी करंट है भाई। तीसरा लूप लेके क्या करोगे, 3 इक्वेशन थोड़ी बनानी है हमें, 2 अननोन करंट 2 इक्वेशन, 3 अननोन करंट 3 इक्वेशन, 4 अननोन करंट 4 इक्वेशन। क्लियर हो गया। अब इसमें हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू KVL the sum of all the potentials throughout a loop is equal to 0। समीशन ऑफ V बराबर 0। कैसे अप्लाई करना है सीख गए, पता लग गया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना आ गया बेटा, ठीक है। तो यही बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है। अगर दोनों लॉ आपको अप्लाई करने आ गए तो बेटा कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल हो तुम बहुत ईजिली कर दोगे। तुम्हारे इस बार बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आया है ना, वही न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। जो न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने आया है, ठीक है। तो सबसे बड़ा न्यूमेरिकल ही करके देखेंगे, छोटे न्यूमेरिकल तो अपने आप कर दोगे, ठीक है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करने के बाद हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, उसको हम किरचॉफ लॉ से हम प्रूफ करेंगे, एक बार प्रूफ करके देखेंगे किरचॉफ लॉ से, ठीक है। तो चलो ये आज के लिए काफ़ी हो गया आपके लिए, है ना।